आगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म शुक्राणु का एक शुक्राणु का संरचना कैसे होता है। तो एक शुक्राणु का संरचना कैसे होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हेड। क्या है ये, हेड, सिर। फिर ये मध्य भाग और ये क्या है, ये टेल है ना, टेल मतलब पूंछ। तो ये 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, मिडल भाग एंड टेल। ठीक है, तो ऊपर में जो हेड भाग होती है वो किससे किससे बना होता है, देखो यहाँ पर एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं। ये जो एक्रोजोम होती है वो गाल्जी बॉडी से बना होता है और गाल्जी बॉडी क्या करता है, जो अंडाणु होती है उसको भेदने के कार्य में सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कुछ डीएनए के पार्ट्स भी पाए जाते हैं। इन दोनों के अलावा यहाँ पर द्रव भरा दिखाई दे रहा है, जो क्या है, द्रव भरा होता है, इसमें द्रव पाया जाता है। फिर आगे जो संरचना होती है वो मिडल लेयर होती है। मिडल लेयर में क्या पाया जाता है, दानेदार संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो क्या करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और ये इसको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। फिर आती है टेल वाली भाग, पूंछ वाली भाग। तो पूंछ वाली भाग क्या होता है, इसको सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। जब स्पर्म डिस्चार्ज होती, फ्री होती है, तो वो आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, सपोर्टिंग का कार्य करती है। तो क्लियर हुआ, स्पर्म की संरचना 3 भागों से बनी होती है, हेड, मिडल और टेल भाग। हेड भाग में एक्रोजोम, लिक्विड द्रव एवं न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्रोजोम में क्या होता है, एक्रोजोम में गोल्जिका पाई जाती है जो कि एंजाइम प्रोवाइड करती है और ये जो होती है वो अंडाशय को भेदने का कार्य, अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर मिडल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रोवाइड करती है जो इसको एनर्जी प्रदान करती है और आगे बढ़ने में सहायता करती है। उसी प्रकार टेल भाग भी इसको प्रचलन में सहायता प्रदान करती है। आगे फिर है अंडाणुजनन। तो जिस प्रकार से हम शुक्राणुजनन पढ़े हैं वैसे ही अंडाणुजनन होती है। अंडाणुजनन को oogenesis कहते हैं इंग्लिश में। तो अंडाणुजनन क्या होगा, अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडाणुजनन बोलते हैं या कहते हैं। समझ में आया, अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है उसको अंडाणुजनन कहते हैं। अंडाणुजनन की क्रिया में भी 3 अवस्था होती है। क्या क्या होती है, प्रोलिफरेशन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था, ग्रोथ और मैचुरेशन फेस होता है। ठीक है, तो जो प्रोलिफरेशन प्रवस्था या फेस होता है वो सेम मल्टीप्लिकेशन फेस होता है। जैसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े हैं ना, शुक्राणुजनन में, उसमें भी क्या पढ़े हैं, फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, गुणन अवस्था पढ़े हैं, तो वही चीज इसमें भी है। इसमें भी क्या होता है, जो प्राइमरी जर्म सेल होता है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 2 सेल बनाता है, फिर यहाँ 2 से ये 4 सेल बनाता है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रवस्था होती है इसको प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन फेस कहेंगे। फिर आगे इसमें से जो एक सेल होती है वो क्या करता है, ग्रोथ अवस्था। ग्रोथ अवस्था में क्या होता है, ये भोज्य पदार्थों का ग्रहण करके क्या कर लेता है, आकार में वृद्धि कर लेता है, बड़ा हो जाता है, जिसको ग्रोथ फेस कहते हैं। और इसी सेल को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। और ये प्राइमरी oocyte में फिर क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन होने से 2 सेल बनता है, जिसमें से एक सेल आकार में बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो सेल आकार में बड़ा होता है उसको सेकेंडरी oocytes कहते हैं और जो छोटा होता है उसको पोलर बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो देखो ये वाली जो अवस्था है ग्रोथ अवस्था है, ग्रोथ फेस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो अवस्था होती है ये होता है मैचुरेशन, परिपक्वन अवस्था। फिर इसमें विभाजन होगा, 2 सेल बनेगा जिसमें से एक बड़ा रहेगा
एक छोटा रहेगा। उसी प्रकार पोलर बॉडी भी विभाजन करके 2 सेल बनाता है, जो दोनों पोलर सेल ही होता है। इसमें से एक सेल क्या होगा, बड़ा होगा और ये अंड सेल बनाएगा, एग बनाएगा और एक पोलर बॉडी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जो अंडाणु जनन की oocytes या oogenesis की जो प्रोसेस होती है, ये भी 3 अवस्थाओं में होती है। क्या क्या होती है, प्रोलिफरेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। ये मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, जिसमें विभाजन होके 2 से 4, फिर ग्रोथ में भोजन ग्रहण करके आकार में वृद्धि करता है, उसको ग्रोथ या प्राइमरी oocyte। फिर विभाजन होके 2 सेल बनाएगा, पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। फिर इसमें विभाजन होगा 4 सेल बनेगा, जिसमें से 3 सेल पोलर बॉडी और एक क्या होगा, एक अंड सेल होगा। फिर आगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, जो अंडाणु होती है उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखो अंडाणु की संरचना कैसे होती है। यहाँ एक गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। फिर इसमें द्रव भरा होता है, उस द्रव को ओप्लाज्मा कहते हैं, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। फिर एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, इस झिल्ली को जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो केंद्रक होती है, और कोशिका का जो द्रव होता है वो प्लाज्मा होती है, उसको घेरी हुई एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ पुट्टिकाओं का फॉलिकल सेल का गुच्छा पाया जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरी क्या है, पुट्टिका है, फॉलिकल्स की सेल होती है, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्लियर, एक बार और सुन लीजिए। बीच में गोलाकार संरचना होती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। फिर इसमें द्रव भरा होता है, वो प्लाज्मा होती है। ये एक झिल्ली से घिरा होता है, ये झिल्ली आपको दिखाई दे रही होगी। ये झिल्ली को जोना पेलुसिडा, और यहाँ पर पुट्टिकाओं से घिरा हुआ छोटा छोटा सेल दिख रहा है, पुट्टिका, इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ओवम की संरचना है। आज आप लोगों को ये एक बुक से या कहीं से भी आप लोगों को खुद से बनाना है। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में समानताएं और अंतर, इसको आप लोगों का वर्क है, आप लोग लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन, पूरी जो नोट्स बनाई हूँ उसी के हिसाब से आप लोग भी नोट्स तैयार करके ग्रुप में सेंड करेंगे।